हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 43, जहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स की ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रीवियस में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से ईरान के साथ, उज्बेक के साथ, जो सफाविद पर्टिकुलरली इन लोगों के साथ किस तरह के रिलेशन था। अभी हम देखेंगे शाहजहां की जो बाल्क कैंपेन होते हैं, बाल्क कैंपेन क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन गया एक वक्त पे, और उसके बाद मुगल पर्सियन की रिलेशनशिप लास्ट फेज में किस तरह की बनी। और इसके साथ हम देखेंगे जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या थी मुगल साम्राज्य की, मिलिट्री कैंपेन किस तरह की थी, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किस तरह की थी मुगल एम्पायर की, जो कि हमारी हिस्ट्री में एक बहुत अहम हिस्सा निभाया एक वक्त पे। और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी किस तरह की इंटरेक्शन रहे मुगल साम्राज्य की, इस बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इसके साथ ये वाला चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाल कैंपेन होने से पहले हम एक बार ये मैप देख लेते हैं। मैप में देखिए, ये हमारा हो गया इंडिया। पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन ये तो तभी तो हमारा इंडिया पे ब्रिटिशर का राज नहीं हुआ करता था, और इंडिया एकदम एक कंप्लीट होल इंडिया थी। ठीक है, अफगानिस्तान की कुछ एरिया, पाकिस्तान की कुछ एरिया, मतलब पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान, ये सब इंडिया के अंतर्गत था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये अब इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे काबुल है, यहाँ पे गजनी है काबुल के नीचे वाला हिस्सा पे, और यहाँ पे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे कांधार है। तो ये जो काबुल के ऊपर के बीचों बीच यहाँ पे एक बाल्ख रीजन होता है, जहाँ पे उज्बेक की राज चल रही थी। ठीक है, तो जब शाहजहां राजा बने थे, शाहजहां के पहले से भी हमारे जो मुगल साम्राज्य थी उस पे उज्बेक की काफ़ी सारा थ्रेट रहती थी, क्योंकि ये उज्बेक भी कभी कभी क्या करते थे, काबुल और ये जो बीच में यहाँ पे एक ट्राइबल लोग रहते थे जिसका नाम है अफगान ट्राइब्स और बालूच ट्राइब्स। ये दोनों ट्राइब को उज्बेक उसका रहता था कि आप मुगल पे आक्रमण करो या फिर रेबेलियन क्रिएट करो, इस तरह के कंडीशन क्रिएट होते थे। तो उज्बेक की तरफ से ये सारे थ्रेट्स रहते थे हमारे मुगल साम्राज्य के ऊपर और इंडिया के ऊपर। तो क्या हुआ, शाहजहां के वक्त पे ये जो नजर मोहम्मद एंड उनके जो बेटे थे अब्दुल अजीज, ये दोनों के अख्तियार में ये बाल्ख रीजन, ये सारे उज्बेक के ये सारे एरिया उनके अंडर में रहा करते थे। तो ये टाइम टू टाइम क्या करते थे, अटैक करते रहते थे, तो कंट्रोल काबुल और कभी कभी यहाँ पे जो कांधार है, ये आसपास के एरिया पे कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। तो एक वक्त पे क्या हुआ, अब्दुल अजीज जो कि थे नाजिर मोहम्मद के बेटे, उन्होंने अपने पिता के एग्नेस्ट रेबेलियन क्रिएट कर दिया, जिसके वजह से ओनली बाल्ख, ये जो एरिया है, ओनली ईस्ट बाल्ख एरिया उनके पिता के अंडर ही रहा, बाकी सब एरिया अब्दुल अजीज के अंडर चला गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि शाहजहां जो नाजिर अहमद के हाथों से जब बहुत सारे एरिया निकल जाता है अपने सन के पास, तो नाजिर अहमद क्या करते हैं, एक अपील करते हैं शाहजहां को कि मुझे आपसे मदद चाहिए, आप मुझे हेल्प करो, अपने बेटे से जो एरिया मुझसे छीन ली गई है, वो एरिया को रिकवर करने में, रिस्टोर करने में मुझे मदद करो। तो शाहजहां, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पर्शियन से सिक्योर अच्छा खासा रिलेशन था, जो ईरान सफाविद डिनास्टी थी उनसे जो बहुत अच्छी खासी रिलेशन थी उनके साथ, तो उनसे कुछ दुश्मनी नहीं थी। तो अभी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि किस तरह से उज्बेक के साथ रिलेशन को अच्छा करना है। तो इसी वजह से उन्होंने नजर अहमद की जो अपील थी, अपील को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने अपने जो बेटे थे जिनका नाम था प्रिंस मुराद के अंडर में एक आर्मी को भेजा, और उनको अच्छी खासी ये समझ दी कि किस तरह से नजर अहमद की हेल्प करनी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसके बारे में। तो प्रिंस मुराद के अंडर में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी उनको हेल्प करने के लिए, नजर अहमद को। तो इस आर्मी में पर्टिकुलरली 50,000 हॉर्सेस डिप्लॉय थे, 10,000 फुटमैन थे, और उनके साथ बहुत सारे मस्कटियर्स, रैकेटियर्स, गनर्स, राजपूत कंटिजेंट, ये सब के साथ उन्होंने भेजा उनके जो नजर अहमद की बेटे, उनको परास्त करने के लिए और नजर अहमद को हेल्प करने के लिए। तो शाहजहां क्या करते हैं, अपने प्रिंस जो मुराद होते हैं उनको भेजने से पहले कुछ बात उनको समझाया होता है। क्या बात समझाई उनको कि देखो, हमारे जो नजर उज्बेक के साथ तो हमारा किस तरह की रिलेशन है आप लोग तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें
सफाविद डिनास्टी से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ उज़्बेक डिनास्टी से। तो उज़्बेक डिनास्टी के साथ रिलेशन एक अच्छा करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी हमें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। तो उन्होंने ये बात प्रिंस मुराद को समझाया कि देखो, अगर नज़र मोहम्मद हमारे मुगल सुजनिटी के अंडर आना चाहता है या फिर हमारे साथ एक अच्छी खासी रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, तो तुम क्या करोगे, उनकी इंस्ट्रक्शन तक वेट करोगे। वो जैसे कहते हैं उनको उसी तरह से कंसिडर करके उसी तरह से उनको मदद करना। ठीक है, एक बात हो गया। सेकेंड बात हो गया, अगर वो बहुत अच्छी खासे बिहेव करते हैं विथ मॉडेस्टी और सबमिशन के साथ, उनकी बहुत अच्छी खासी इंटेंशन अच्छी रहती है मुगल साम्राज्य के लिए, तो उनको बाल्ख रिस्टोर करने में काफ़ी मदद करना। ठीक है, आर्मी इसी वजह से तो उन्होंने भेजा हुआ था। और सेकेंड बात उन्होंने ये कहा, अगर वो समरकंद और बुखारा इसको भी अख्तियार करना चाहते हैं अपने बेटे से, तो भी उनको तुम मदद करना। देखिए, बाल के सीधे ऊपर एक बुखारा रीजन है। ये रीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए उज्बेक है, यहाँ पे आसपास समरकंद है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे समरकंद, बुखारा, ये सब आसपास के रीजन में ही आता है। ठीक है, जब अगर वो ये सारी चीज़ें भी नज़र अहमद अख्तियार करना चाहते हैं तो उनसे भी हेल्प करेंगे प्रिंस अहमद। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों चाहते थे शाहजहां, कि वो चाहते थे, देखिए हमारे ये जो एरिया है बाल्ख बुखारा रीजन, यहाँ के आसपास नीचे वाला आ गया बाल्ख, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा काबुल। ठीक है, ये गजनी, ये समरकंद। तो काबुल, गजनी, सॉरी 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 ये समरकंद नहीं, ये कांधार है। तो काबुल, गजनी, कांधार। कांधार पे तो ऑलरेडी जो पर्शियन थे, पर्शियन के साथ अच्छा खासा रिलेशन था उनका हमारा। तो उसके बाद गजनी, काबुल, ये सारे एरिया में भी इंडिया के मतलब कंट्रोल हुआ करते थे। तो ये जो बाल्ख और बुखारा, समरकंद, ये एरिया पे अगर कोई फ्रेंडली कंट्री रहेगी, मतलब जो रूलर रहेगा उसके साथ अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन रहती है, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से जो इन्वाजन होता है बार बार, तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ों की मदद मिल जाएगी हमें इतना खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी एरिया पे हम अपना दबदबा मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये चाहते थे कि ये फ्रंटायर में पर्टिकुलरली एक फ्रेंडली रूलर आकर बैठे, इसी वजह से वो उनको हेल्प करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, प्रिंस मुराद को शायद अपने पिता शाहजहां की बात समझ में नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, वो शाहजहां के प्लान को एकदम रियून कर दिया, एकदम ख़राब कर दिया, क्योंकि शायद उनके पास दिमाग नहीं था या फिर उनके दिमाग में और कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बाल्ख तक तो मार्च किया, मतलब अपने आर्मी के साथ बाल तक तो पहुंच गए, लेकिन नज़र अहमद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, वेट नहीं किया। मतलब नज़र अहमद तक पहुंचने से पहले उनकी इंस्ट्रक्शन को वेट कर, मतलब अपने पास आने से पहले उन्होंने बाल्ख को आक्रमण कर लिया। ठीक है, और अपने मेन के साथ बाल्ख फोर्ट में घुस गए। उसके बाद क्या, जहाँ पे नज़र अहमद प्रेजेंट थे, जहाँ पे रह रहे थे नज़र अहमद, तो नज़र अहमद को कुछ पता नहीं चला उनके इंटेंशन के बारे में, जो प्रिंस मुराद की इंटेंशन के बारे में पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि मैं तो फ्रेंडशिप के लिए, मतलब एक मदद मांगा था शाहजहां से, लेकिन ये प्रिंस मुराद कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य को हराना भी काफ़ी मुश्किल है, इसी वजह से उन्होंने वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब बाल्ख रीजन पे इन्होंने देखा, प्रिंस मुराद ने देखा कि ऑलरेडी नज़र अहमद उसको वहाँ से भाग चुके हैं, तो उनके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फोर्ट के अंदर घुस चुके हैं और नज़र अहमद भी यहाँ से भाग चुके हैं और उनके पास कम्युनिकेशन करने की मतलब कोई वे ही नहीं था उनके पास। तो उन्होंने फोर्सफुली क्या हुआ, उनको बाल्ख को ऑक्युपाई करना पड़ा फोर्सफुली। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अब्दुल अजीज़ थे, जो कि नज़र अहमद के बेटे थे, उन्होंने क्या किया, वही ट्रांसअक्जियाना एरिया में जो भी मुगल्स मतलब ट्रांसअक्जियाना एरिया में जो मुगल्स घुस गए थे ऑलरेडी, तो उन वहाँ पे जो उज़्बेक ट्राइब्स रह रहे थे, उज़्बेक ट्राइब्स को मुगल के एगेंस्ट उन्होंने उस्काया और 1,20,000 उनकी जो मैन थी, आर्मी मैन थी, वो रिवर ऑक्सस को क्रॉस करके आके मुगल के एगेंस्ट वार करने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो उसके बाद प्रिंस मुराद हु हैड बीन पिनिंग फॉर होम वाज रिप्लेस्ड बाय प्रिंस औरंगजेब। तो प्रिंस मुराद की ये सारी जो चीज़ें हुआ कि शाहजहां एक बात बोले लेकिन प्रिंस मुराद करे एक अलग बात, तो इससे शाहजहां नाराज हो गए।
तो उन्होंने औरंगजेब के, उनके और एक बेटे थे जो औरंगजेब, उनको प्रिंस मुराद को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, मुगल्स मेड नो इफर्ट टू डिफेंड ऑक्सस सिंस इट वाज इजीली फॉरवर्डेबल। लेकिन मुगल्स के पास ये सारे, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो ऑक्सस रिवर को क्रॉस करके जाके उस सारे जितने सारे एरिया थी, नेबरिंग एरियाज, उसको अख्तियार करने की कोई इंटेंशन नहीं थी मुगल साम्राज्य की। हो सकता है कि उस एरिया के आसपास प्रीवियसली जो बाबर थे, बाबर के टाइम पे ये सारी चीज़ों को अख्तियार करने की इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल्स इंडिया पे आकर साम्राज्य बनाने के बाद ये सारी इच्छा कहीं ना कहीं उनकी खत्म हो गई थी। They placed picket at strategic places and kept the main force together for quick response. Abdul Aziz crossed the Oxus, but in running battle, the Mughal routed the Uzbek outside the gates of Balkh. तो एक वक्त पे जब औरंगजेब आर्मी के कमांडर होते हैं, आर्मी के लीड करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ जो ऑक्सस रिवर को क्रॉस करके तो अब्दुल अजीज आए थे, एक बहुत बड़ी बैटल वहाँ पे जीता, मतलब युद्ध किया, और उसके बाद वो बैटल में गेट्स ऑफ बाल्क के पास अब्दुल अजीज को हराया और वहाँ से हर एक उज्बेक को भगा दिया। ये चीज़ हुआ था 1647 में। ठीक है, तो दोस्तों जब बाल्क कैंपेन में विक्ट्री हो जाती है मुगल की, उसके बाद क्या होता है कि उज्बेक के साथ एक नेगोशिएशन होती है। उज्बेक के जो सपोर्टर होते हैं या फिर अब्दुल अजीज के जो भी सपोर्टर होते हैं, उज्बेक सपोर्टर्स, वो सब मुगल सुजनिटी के अंडर आ जाते हैं। तो एक वक्त पे जो नजर अहमद भाग गए थे पर्सिया के पास जाके रेफ्यूजी लिए थे प्रिंस मुराद के एक्टिविटीज़ के बाद, तो उन्होंने फिर से मुगल साम्राज्य के शाहजहां थे, जो सम्राट थे शाहजहां, उनसे फिर एक बार अप्रोच किया, उनको फ्रेंडली अप्रोच किया अपने एम्पायर को रिस्टोर करने के लिए। जो बाल्क रीजन में मुगल सुजनिटी के अंडर आ गया था, वो सब एरिया को रिस्टोर करने के लिए, मतलब उनको फिर से देने के लिए नजर अहमद ने अप्रोच किया। अब क्या हुआ, और एक चांसेस शाहजहां के पास दिखाई देती है उज्बेक के साथ एक अच्छी खासी रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए। तो उन्होंने इस बात को कंसिडर किया और नजर अहमद को हेल्प करने की, फेवर करने की कोशिश की, मतलब इच्छा प्रकट की। लेकिन यहाँ पे शाहजहां एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या गलती है कि नजर अहमद को जब नजर अहमद ने अप्रोच किया और शाहजहां को लगा मुझे कंसिडर करना चाहिए, उनको फेवर करना चाहिए, तो तभी क्या होता है, उन्होंने एक एग्रीमेंट तो नहीं, कंडीशन रख दी कि आपको प्रिंस औरंगजेब को अपोलॉजी करना है और हम्बल सबमिशन के साथ प्रिंस औरंगजेब को अपोलॉजी मांगना है, माफ़ी मांगनी है। लेकिन उज्बेक के रूलर, वो भी, उनकी भी डिग्निटी अच्छी खासी थी, वो भी एक बहुत फेमस रूलर थे और अपने एरिया में बहुत पॉपुलर मतलब बहुत फेमस थे। तो उन्होंने ये चीज़ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात तो पता था कि बाल्क एक ऐसी रीजन है जहाँ पे मुगल बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। क्योंकि वहाँ पे देखिए, उज्बेक एक नॉर्थ साइड में की एरिया है और ये जो बाल्क रीजन है, और ये नॉर्थ साइड एरिया में विंटर सीजन में काफ़ी ठंड लगती है, और इस ठंड में मुगल साम्राज्य के पास कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी रास्ता नहीं है, लाइन ठीक से अच्छी खासी नहीं है, और उनको कम्युनिकेशन ठीक से वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उनको ज़्यादा देर तक वहाँ पे वो टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे उनको लगा कि शाहजहां एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मुगल क्या करते हैं, नजर अहमद की जो उन्होंने नजर अहमद के पास जो भी कंडीशन रखे हुए होते हैं, नजर अहमद उससे इनकार कर देते हैं। लेकिन मुगल्स वहाँ पे वेट करते हैं कि कब नजर अहमद आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद बाल्क उनको सौंपा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुगल के जो प्रिंस थे औरंगजेब, वो 1647 अक्टूबर तक वहाँ पे रुके। लेकिन जब विंटर आ गई और बहुत ही ठंड लगने लगी और सप्लाईज धीरे धीरे वहाँ पे कम होने लगी, टूटने लगी, तो उनको वहाँ से रिटर्न आना पड़ा, मुगल साम्राज्य के अंडर, मतलब इंडिया के अंदर आना पड़ा। तो वो वहाँ पे बाल को छोड़ के वहाँ से निकल पड़े। तो इसी दौरान क्या हुआ, रास्ते में बीच बीच के जगह पे उज्बेक की जो ट्राइब्स थी, वो कभी कभी बहुत भारी पड़ रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे बीच बीचों में। हो गया कि बहुत सफ़र किया उन्होंने, प्रिंस औरंगजेब की नेतृत्व में जो आर्मी आ रही थी, उन्होंने वो बहुत सफ़र किया। लेकिन औरंगजेब की नेतृत्व में वो काफ़ी फार्मलेसली और ब्रेवली वो सारी चीज़ों को लड़े, और एक वक्त आया कि वो हालांकि जीत कर आ गए, बहुत ठीक ठाक से इंडिया के अंदर आ गए, लेकिन उनको बहुत सफ़र करना पड़ा बीच में रास्ते में।
तो दोस्तों, बाल्क कैंपेन तो हो गया। अभी ऑथर ने क्या किया, एक एनालिसिस यहाँ पे बनाना चाहे, एक एनालिसिस करना चाहे कि बाल कैंपेन में शाहजहां जो बाल कैंपेन किए उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी और उसकी आउटकम्स क्या निकली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा ये था कि बाल्क और बदकासन उसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे एक फ्रेंडली रूलर को सिक्योर करना है और इसकी रीजन क्या थी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और एक बात ये था कि वहाँ उसकी आसपास की जो एरिया है उज़्बेक ट्राइब्स वहाँ पे रहते थे और उज़्बेक के साथ हमारे इंडिया का मुगल साम्राज्य के इतना अच्छा खासा रिलेशन भी नहीं था। तो बीचों बीच वो क्या करते थे, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे जिनका नाम है अफ़गान ट्राइब्स और गजनी खैबर के पास भी जो बालूच ट्राइब्स, उज़्बेक ट्राइब्स उनको भड़का रहते थे मुगल के साथ रेविलन करने के लिए। तो ये जो डिसअफेक्शन है उसको कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव था बाल कैंपेन के दौरान। लेकिन यहाँ पे समरकंद और फारगाना ये जो एरिया है मैंने आपको दिखाया था ना, बुखारा, समरकंद, फारगाना ये सब आसपास के एरिया है बाल के रीजन के आसपास। वो सारे रीजन को अख्तियार करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, लेकिन आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि बाल को भी मुगल साम्राज्य कंट्रोल कर लिया। उज़्बेक की जो अटेम्प्ट्स थी कि यहाँ से मुगल को हटाया जाए, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिफीट किया और यहाँ पे बाल्क रीजन पे इंडिया की एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री रही फर्स्ट टाइम। यहाँ पे और कोई राजा शाहजहां से पहले कोई भी यहाँ पे इतना बड़ा विक्ट्री नहीं लिया था, जबकि शाहजहां के पीरियड पे इतना बड़ा एक फास्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्री हुआ था इंडियन की। लेकिन यहाँ पे बाल्क रीजन को एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक वहाँ पे मुगल साम्राज्य की इन्फ्लुएंस बनाना बहुत डिफिकल्ट था और उन्होंने बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थी, जैसे कि एक विंटर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं था जिसकी वजह से उनको आर्मी वगैरह, खाना वगैरह ये सारे सप्लाईज भी ब्रेकआउट हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉन्ग टर्म पे एक विक्ट्री को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पे मुगल की प्रेस्टीज तो बढ़ा लेकिन पॉलिटिकल एडवांटेज इतना अच्छा ज़बरदस्त नहीं रहा। और एक एडवांटेज ये रहा बाल्क कैंपेन के दौरान कि नज़र अहमद के साथ उनकी एक अच्छी खासी रिलेशन रह गई। नज़र अहमद एक उज़्बेक थे और मुगल साम्राज्य के साथ उनकी एक अच्छी खासी रिलेशन बन गई, फ्रेंडली रिलेशन। जब तक नज़र अहमद जिंदा रहे उज़्बेक की तरफ से कोई थ्रेट इंडिया को नहीं रहा। हालांकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होता तो उज़्बेक एक कंप्लीट स्टेट बन के रहती और मुगल को काबुल की तरफ से बहुत सारे थ्रेट आ सकते थे। लेकिन नज़र अहमद जब तक जिंदा रहे ये सारी चीज़ें, ईस और डेंजर, ये थ्रेट से मुगल से कोई मतलब मुगल को कोई थ्रेट या फिर डेंजर नहीं पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे पर्शियन के साथ मुगल की लास्ट फेज रिलेशन किस तरह से बनी होती है। तो जब बाल्क कैंपेन से रिटर्न करके आ रहे होते हैं औरंगजेब अपने आर्मी को लेकर, तो बीच में काबुल रीजन जब आता है, काबुल रीजन के आसपास उज़्बेक हॉस्टिलिटी रिवाइवल हो जाती है। वहाँ पे उज़्बेक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और जो अफ़गान ट्राइबल उसके आसपास के एरिया में रहते हैं वो भी खैबर गजनी जो एरिया है, खैबर पास, गजनी, ये सारे एरिया पे अफ़गान ट्राइब होते हैं, वो सारे भी ऑनरेस्ट हो जाते हैं, मतलब वो भी रेबेलियन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पर्शियन ने अटैक कर लिया कांधार को और कांधार को कंक्रूड कर लिया इन 1649, जो कि ऑलरेडी मुगल के पास था। ठीक है, तो शाहजहां अब क्या करते हैं, कांधार को फिर से रिकवर करने के लिए अपने कैंपेन भेजते हैं। अपने जो बेटे होते हैं औरंगजेब और एक बेटे जिनका नाम था दारा, जो कि बहुत ही फेवरेट थे शाहजहां की, फेवरेट सन जिनका नाम था दारा। ये सारे औरंगजेब 2 कैंपेन बनाए और उसके बाद दारा ने भी एक कैंपेन बनाए। हर एक कैंपेन में उनको फेल का सामना करना पड़ा। हो सकता था कि 1653 तक, 1649 में पर्शियन उसको कब्जा लेते हैं कांधार को, लेकिन 1653 तक वो कोशिश करते रहे लेकिन कांधार को अख्तियार नहीं कर पाए। और हालांकि वो पर्शियन आर्मी को डिफीट कर पा रहे होते थे कि, लेकिन वो जो कांधार फोर्ट है उसके अंदर पर्शियन की इतनी होल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था कि उसको ना वो गिरा पा रहे थे अपने तोपों के साथ, अपने जो आर्टिलरी होते हैं, मिलिट्री आर्टिलरी, उसके साथ भी वो उस पोर्ट को गिरा नहीं पाए और पर्शियन होल्ड को वहाँ से निकाल नहीं पाए। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो बार बार फेल्योर के सामना कर रहे थे कांधार फोर्ट को अख्तियार करने में, ये शायद कहीं ना कहीं ये प्रूफ करता था कि ये प्रूफ नहीं करता था कि मुगल की आर्टिलरी वीक है, लेकिन ये प्रूफ करता था कि जो
कांधार पोर्ट बना हुआ था वो बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुगल की कोई भी आर्टिलरी, कोई भी जो इस्तेमाल कर रहे थे, तोप हो गया या फिर कोई भी आर्टिलरी, वहाँ पे ठीक से काम नहीं करता था। और एक वक्त पे क्या हुआ, जब उज़्बेक वीक हो गई धीरे धीरे बाल्ख कैंपेन के बाद, और साफाविद भी कहीं ना कहीं वीक होती जा रही थी, क्योंकि पर्शियन को वो तो हरा रहे थे, लेकिन पर्शियन की जो होल्ड थी कांधार पे उसको वो नहीं हरा पा रहे थे, तो इससे पर्शियन भी कहीं न कहीं वीक हो रहे थे, ठीक है? तो ये सारे चीज़ों के बाद ना कांधार की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस थी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही थी, ठीक है? और रिपीटेड फेल्योर्स मुगल की प्रेस्टीज को भी हैम्पर कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा भी हैम्पर नहीं कि एकदम डिमिनिश हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन मुगल की जो प्रेस्टीज थी पहले से ही, वो भी कहीं न कहीं खतरे में आ रही थी। लेकिन आप ये समझ सकते हो, औरंगज़ेब जब राजगद्दी संभालते हैं, औरंगज़ेब शाहजहाँ के बाद आने के बाद औरंगज़ेब की, तो उन्होंने कुछ डिप्लोमैटिक चेंजेस किया। उन्होंने कांधार को बार-बार जो कैप्चर करने से और वार कांधार के वजह से वार होने जो हो रहा था, उसको वो रोक दिया। उनको लगा कांधार के लिए बार-बार डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। ये हमारी डिप्लोमैटिक रिलेशन को ख़राब कर सकता है, इसलिए उन्होंने वो टॉपिक को छोड़ दिया वहाँ पे और ईरान के साथ रिलेशन अच्छा बना लिया। और एक मेंटेन किया बैलेंस ऑफ पावर विथ नेबरिंग कंट्रीज, जिसके चलते आगे एक वक्त आया जहाँ पे ऑटोमन के साथ भी उनका अच्छा खासा रिलेशन हो गया। ऑटोमन सुल्तान एम्बासी भेजते हैं औरंगजेब को 1680 में, और उनके सपोर्ट भी मांगते हैं कि इस तरह की औरंगजेब खुद को इस तरह की डिप्लोमेटिक एक रिलेशन बनाते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। औरंगजेब ये जो कांधार के लिए ये वही वही बात लिखा गया है जो मैं अभी तक बोली, कि कांधार के वजह से जो कंटेस्ट चल रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ को, उसको उन्होंने इग्नोर किया और अच्छे खासे रिलेशन उन्होंने बनाया ईरान के साथ। लेकिन 1668 में क्या हुआ, जो ईरान की और एक सुल्तान आए शाह अब्बास II, जिन्होंने मुगल को बार-बार इंसल्ट किया और मुगल को भी मुगल के लिए ईरान से शाह अब्बास II एक थ्रेट बन के रह रहे थे। वो औरंगजेब को और मुगल साम्राज्य को आक्रमण करने के लिए धमकी भी दे रहे थे, इंडिया में इन्वाजन करने के लिए धमकी भी दे रहे थे। तो पंजाब काबुल तक भी उन्होंने वार वगैरह ये सब भी छेड़ा हुआ था। लेकिन एक वक्त आया जहाँ शाह अब्बास II की डेथ हो गई इन्वाजन करने से पहले, और जिसके बाद उनके कोई भी ऐसी सक्सेसर नहीं थे। उस राजा के बाद उनके कोई ऐसे सक्सेसर नहीं थे जो कि हमारे इंडिया के लिए, हमारे मुगल साम्राज्य के लिए एक थ्रेट बने, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, ठीक है? इंडियन फंडिस्टिले न्यू रूलर नादिर शाह, 50 ईयर्स के बाद नादिर शाह आते हैं, ईरान के एक रूलर, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारा जो थ्रेट बना फिर ईरान की तरफ से, तो तब तक के लिए सब कुछ बैलेंस चल रही थी, सब कुछ एक बहुत अच्छी खासी रिलेशन मेंटेन हो रही थी, ठीक है? तो फॉरेन पॉलिसी मुगल की इस तरह से बन गई। एक कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन के बेसिस पे देखें, तो साइंटिफिक फ्रंटियर से हमारे जो ये देखिए इंडिया हो गया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न में हिंदू कुश और यहाँ पे कांधार, ये बॉर्डर पे जब मुगल साम्राज्य की होल्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गई, तो यहाँ पे हमारे जो साइंटिफिक फ्रंटियर एक हो गया, जहाँ पे इंडिया की होल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई और यहाँ से डिफेंस लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो गई। नॉर्थ वेस्टर्न से किसी भी तरह की इन्वाजन हमें इतना भारी नहीं पड़ा, मतलब इतना इन्वाजन करने से पहले लोग 1000 बार सोचते रहते थे। तो एक कांधार को एक आउटर वेस्टर्न बना दिया गया और ये अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। फिर डिप्लोमेटिक एक बैलेंस बना कि पर्सिया के साथ हमारे भी रिलेशन बहुत अच्छी खासी थी। हालाँकि कांधार को लेकर बीचों बीच हमारा झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ओवरऑल देखने अगर हम जाएंगे तो पर्सिया के साथ बहुत ही अच्छी खासी रिलेशन थी, जिसके वजह से इंडिया को फॉरेन इन्वाजन से, एक लंग वक्त के लिए फॉरेन इन्वाजन से हम सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उज्बेक के साथ भी रिलेशन अच्छा हो गया और पर्सिया के साथ भी रिलेशन अच्छा हो गया, तो यहाँ से हमारी एक ही जगह होती थी ये सारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, जहाँ से हमेशा इन्वाजन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे ना भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो यहाँ से किसी का खतरा भी नहीं था। लेकिन एक वक्त पे क्या हुआ, जब यहाँ पे सब कुछ सही हो गया,
तो यहाँ से खतरा आना शुरू हो गया, जो कि ब्रिटिशर वाला आके खतरा क्रिएट कर दिया। तो इसके बारे में तो हम बीच बाद में पढ़ेंगे। तो फिर इक्वालिटी इन रिलेशन हो गई। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, एशियन नेबरिंग कंट्रीज और इंक्लूडिंग साफाविड, ऑटोमन सुल्तान्स, इन सभी के साथ भी हमारी रिलेशन धीरे धीरे अच्छी खासी होने लगी, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा इंडियन ट्रेड जो वो बहुत ही अच्छी खासी प्रमोट होने लगी कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ। काबुल कांधार एक गेटवे बन गई हमारी टू सेंट्रल एशियन ट्रेड। हम काबुल और कांधार, यहाँ पे है ऊपर काबुल, नीचे कांधार, फिर गजनी, ये सब एरिया के साथ एक मतलब मैप कम्युनिकेशन इसी माध्यम से होकर हम सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छी खासी एक रिलेशन मेंटेन कर पाए, जिसमें हमारी जो ट्रेड वगैरह है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ। इंडिया की कंडीशन भी बहुत अच्छा रहा था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान हमारे फॉरेन पॉलिसी एक हिस्ट्री में सेटबैक करके गई और एक बहुत ही शानदार रोल निभाते गई हमारी हिस्ट्री में। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक, फॉरेन पॉलिसी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना तो किस तरह से लग रही है मेरी कंटेंट। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।